सागू और चाकुलिया के तमाम लोग जो है आज ज्वाइनिंग करेंगे। यहाँ पे इतने सारे फैमिली, इतने सारे नौजवान आज जो है महुआ अंचल में विक्टर भाई, जैनुल भाई और नसीम साहब के नेतृत्व में ज्वाइनिंग होंगे। वंदे मातरम, वंदे दर्जनों जो है जिंदाबाद, पार्टी कांग्रेस जिंदाबाद, विक्टर भाई जिंदाबाद, विक्टर भाई जिंदाबाद, नसीम साहब जिंदाबाद, जैनुल भाई जिंदाबाद, फजल भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप लोग 2-3-4 मिनट बैठे। अभी विक्टर भाई आप लोगों के सामने कुछ बातें रखेंगे। बहुत तो सीधे तौर पर इस वक्त जो है ज्वाइनिंग का जो प्रक्रिया था वो खत्म होकर सीधे तौर पर जो है कांग्रेस मौजूद सभापति साहब, मंच पर मौजूद कांग्रेस के लीडर सेक्टर और दूर दराज से आए तमाम नौजवान साथी, मेरी माँ बहन, बड़े बुजुर्ग, सबको मेरा सलाम और नमस्कार के साथ आप लोगों के सामने चंद बातें रखते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों से माफी तलब हैं क्योंकि अभी हमको यहाँ से फिर बजरगांव जाना है, वहाँ पर भी एक ज्वाइनिंग है, इसलिए वक्त की कमी है, जाने में काफी वक्त लगता है। तो इसलिए ज्यादा लंबी तकरीर न करते हुए मेरे जाने के बाद यहाँ पर नसीम भाई हैं, जैनुल हैं, ये लोग आप लोगों से मुखातिब होंगे। आज महुआ पंचायत में ये ज्वाइनिंग सभा जो यहाँ पर हम लोग हाई स्कूल के ग्राउंड में कर रहे हैं, सबसे पहले जो लोग कांग्रेस में शामिल हुए उन सबका कांग्रेस परिवार में हम तहे दिल से आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप लोगों की ज्वाइनिंग से हम लोगों की लीडरशिप भी मजबूत होगी और आप लोग भी मजबूत होंगे, क्योंकि अवाम मजबूत होगा। यही पैगाम राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से देने की कोशिश किए कि एक तरफ नफरत की सियासत जो पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मस्जिद और मंदिर के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है और नफरत की सियासत को इस कदर फैलाया जा रहा है कि लोग एक दूसरे से नफरत करने में और लड़ने में फंसे हुए हैं और बीजेपी की सरकार जो है देश को बेच रही है। आज आप अगर देखें तो हमारा बैंक बिक गया, हमारा रेल बिक गया, हमारा एयरपोर्ट बिक गया, हमारा बंदरगाह बिक गया, हमारा LIC बेच दिया गया। तो हर चीज को बेच दिया जा रहा है जो पिछले 75 सालों में कांग्रेस की हुकूमत में आवाम के लिए जो संपत्ति तैयार किया गया था, आपका इंडियन रेलवे, आपका एयरपोर्ट, आपका बैंक, आपका LIC, ये सारी चीजों को BSNL, ये संपत्ति पब्लिक का था। आज ये सारा संपत्ति सरकार बेच रहा है और जब ये संपत्ति बिकने लगेगा, किसी मालिक के हाथ में चला जा रहा है, अदानी अंबानी जैसे लोगों के हाथ में, तो आपका हर जरूरत का सामान, आज आपको कलकत्ता जाना हो इलाज करने के लिए, जहां आप 300 रुपये में जा सकते थे, कल आपको वहीं 1200 रुपया में जाना पड़ेगा। महंगाई बढ़ते जाएगा। इस महंगाई के मुकाबले में राहुल गांधी जो है महंगाई के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। जल जंगल जमीन की बात हम लोग कर रहे हैं कि किसान का जमीन बचाना होगा, जंगल बचाना होगा, पानी बचाना होगा। जल जंगल जमीन की लड़ाई है, जो हमारा हक है उसकी लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो राहुल गांधी ने जो पैगाम दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने हम आए हैं, तो आज जिस तरह का नफरत पूरे हिंदुस्तान में है, उसको में मोहब्बत ही है जो हिंदुस्तान को बचा सकती है, जो हम और आपको जोड़ के रख सकती है। और मगरिबी बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत में जिस तरह से गुंडा ताकत सर उठा रही है, उसका मिसाल बंगाल में बहुत सारा है। हर जिला में आपको ऐसे मिसाल है जो कहीं कत्लेआम हुआ, कहीं लोगों को जिंदा जला दिया गया, कहीं पर मार दिया गया, कहीं काट दिया गया। ये कहानी हम लोग सुनते हैं, टीवी पर, अखबारों पे देखते हैं, लेकिन ग्वालपोखर के लोगों के सामने, आंखों के सामने जिंदा मिसाल है जैन गांव कि जैन गांव का पंचायत का प्रधान नाजिश खुलेआम थाना के सामने गोलीबारी करता है, पुलिस खड़े होकर तमाशा देखती है। आरिफ अपने घर में अपने माँ और बीवी के साथ होता है और पुलिस की मौजूदगी में उसका दरवाजा खुलवाया जाता है, पुलिस खड़ी रहती है और नाजिश अपने गुंडों के साथ घर में घुसता है और आरिफ पर गोली चलाकर उसको छत में ले जाकर नीचे फेंक देता है।
बीवी के सामने और माँ के सामने नौजवान बेटा कत्ल हो जाता है, एक जवान बीवी के सामने उसका शौहर को मार दिया जाता है और उस कातिल की हिफाजत करने का जिम्मेदारी ये गुलाम रब्बानी लेता है। ये गुलाम रब्बानी जो कि आवाम का नुमाइंदा है, जो आवाम का नुमाइंदा है, जिसको आप लोगों ने वोट देकर चुना है। आप लोगों ने जब वोट दिया था, आप लोगों ने ये सोचा था कि ये हमारी हिफाजत करेगा, ये हमारा ढाल बनेगा, हमारे साथ अगर कोई नाइंसाफी होगा तो रब्बानी हमारे लिए खड़ा होगा। लेकिन अफसोस कि ये रब्बानी आज कत्ल करने वालों के साथ खड़ा होता है, जुल्म करने वालों के साथ खड़ा होता है, जालिमों के साथ खड़ा होता है। जो इस ग्वालपोखर के एक आम गरीब किसान मजदूर पर जुल्म हो रहा है, तो वो जालिमों के साथ खड़ा होकर तमाशा देखता है। और जब उसके खिलाफ पुलिस से हम गुहार लगाते हैं, थाना में जाकर हम पुलिस को कहते हैं कि कार्रवाई करो, तो पुलिस को रोकता है कि नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगा, नाजिश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाजिश आज टीएमसी का प्रधान है और नाजिश के गुंडा ताकत के भरोसे रब्बानी यहां पर जिंदा है। अगर आज नाजिश के जैसा गुंडा जो यहां पर पैदा करके रखा गया है, ऐसे गुंडे को अगर सरपरस्ती नहीं मिले रब्बानी और पुलिस का, तो ऐसे गुंडों की औकात नहीं है कि वो इस इलाके में आवाम के सामने नजर उठा के खड़ा हो सके। लेकिन आज ऐसे गुंडों को पुलिस और प्रशासन और सरकार और यहाँ के मंत्री साहब के सरपरस्ती में इन लोगों को इतनी ताकत मिल गई है कि ये पुलिस के सामने खड़े होकर कत्ल करता है और पुलिस तमाशाई बन के खड़ा रहता है। इसलिए आप लोगों से मेरी ये अपील है कि नाजिश की गिरफ्तारी जो है, ये एक सिर्फ तमाशा है, ये एक नाटक है। क्योंकि नाजिश गिरफ्तार नहीं होता अगर हम लोग यहाँ नहीं पहुंचे होते। हम लोगों के दबाव में आकर पुलिस का यहाँ एसपी ऑफिस का घेराव किया गया था। एसपी के जहन में एक दहशत तारी कर दिया गया था कि जिस तरह से अगर गुंजरिया में एक परिवार में 4 लोगों का कत्ल कर दिया गया, एक ही परिवार में 4 भाई को मार दिया, तीनों लोग, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। गिरफ्तारी हो रही है, 3 महीना के लिए जेल में रखा जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। उसी तरह नाजिश को भी 3 महीना के लिए ससुराल भेजा गया है। बंगाली में एक त्योहार होता है जिसको बोलते हैं जमाई षष्ठी। जमाई षष्ठी का नाम सुने? जमाई षष्ठी क्या होता है? एक त्योहार है जो ससुराल वाला उसका बहुत आवभगत करता है उस दिन। तो ये सरकार जो है तृणमूल के गुंडों के लिए जमाई षष्ठी का जगह बना दिया है जेल को। इन लोग का आवभगत करके फिर 3 महीना में छोड़ दिया जाएगा। इसलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं, आवाम से हम अपील करते हैं कि अगर नाजिश के खिलाफ सही तरीके से कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और उसको जेल में रख के कस्टडियल ट्रायल, जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टडियल ट्रायल होता है, एक खूनी के खिलाफ उसको जेल में रखकर ही उसकी सुनवाई चलेगी। जब तक उसको सजा नहीं मिल जाता तब तक उसको जेल में रखना होगा। अगर उसका कस्टडी ट्रायल नहीं होता है और नाजिश 3 महीने के बाद छूट के बाहर आ जाता है, तो ये साफ हो जाएगा कि गुलाम रब्बानी ही उसको छुड़ा के लाने वाला है। इसलिए आप लोगों से मेरा ये अपील है कि ग्वालपोखर के अमन और शांति को खत्म करने वाला ये गुलाम रब्बानी, ग्वालपोखर के आम गरीब किसान मजदूर के रात का नींद हराम करने वाला ये गुलाम रब्बानी, हमारी माँ बहनों को इज्जत आबरू से नहीं जीने देने वाला ये गुलाम रब्बानी, आज घर में हमारा नौजवान महफूज नहीं है, उसको दहशत के माहौल में, दहशत के डर में जीना पड़ रहा है, ये माहौल पैदा करने वाला है ये गुलाम रब्बानी। आज इसके खिलाफ ये लड़ाई है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं, अगर मेरी बात पर और मुझ पर भरोसा हो तो आप लोगों से हम अपील करते हैं कि गुलाम रब्बानी को सियासत और समाज दोनों से बहिष्कार कीजिए। उसको सियासत से भी बहिष्कार कीजिए और समाज से भी बहिष्कार कीजिए, ताकि उसको ये एहसास होना चाहिए और आने वाली नस्लों को भी ये पता चले कि आवाम का वोट लेकर जो आवाम को हक में काम करने के लिए जिसको आवाम चुनती है, अगर वो आवाम के खिलाफ काम करता है तो आवाम उसको उसकी सही औकात दिखा देती है कि वो समाज के लायक भी नहीं रहता और सियासत के लायक भी नहीं रहता है। इसलिए आप लोग ये सोचते हैं कि मोर बिहार बेटार बिहार मंत्री साहब उठबे तो मोर भाव बढ़े जाबे, लोकला देखबे, मोर रिश्तेदार ला देखबे कि मोर घर मंत्री साहब होइल तो तोर भाव बढ़े जाबे। ये सोच को बदलिए। मंत्री आपके घर में आने से आपका भाव नहीं बढ़ता है।
इसलिए ये सोच को बदलिए। आज गुलाम रब्बानी जिसके घर में जाता है, जिस घर से निकलता है, तो उस घर के बारे में भी आदमी यही सोचता है कि यहाँ साला चोर ओहिल, यहाँ चोरेर लोग है साला। तो चोर आया था चोर के घर में। तो इसीलिए समाज में और सियासत में रब्बानी साहब को और उसके भाई मौनी साहब को कोई जगह मत दीजिए। अगर आप लोग अमन और शांति चाहते हैं, ग्वाल पोखर में सुकून चाहते हैं और हक और इंसाफ के साथ जीना चाहते हैं, तो ऐसे ताकत जिनको हाथ में है, इनकी ताकतों को छीनना होगा। समाज और सियासत से इनको बहिष्कार करना होगा। यही आप लोगों के सामने हम अपील करने आए हैं। और जो लोग कांग्रेस में शामिल हुए, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। क्या आप लोग ये सोचिएगा कि यहाँ पर आके तृणमूल का कोई नेता बोलेगा कि पंचायत तृणमूल का है, सरकार तृणमूल का है, मंत्री हमारा है, तुम्हारा क्या होगा? तो डराएगा, धमकाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है। उसको बोल दीजिएगा कि पंचायत तुम्हारा, समिति तुम्हारा, जिला तुम्हारा, सरकार तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, विक्टर हमारा है। बस ये बात बोल दीजिएगा और यही काफी है। यही काफी है कि रात को विक्टर का ख्वाब भी देख ले तो रब्बानी को डर से नींद नहीं आता है। तो इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अवामी नेता बनाता है, अवामी एमएलए एमपी मंत्री बनाता है, उसको आप लोगों ने पैदा किया है। इमाद साहब ने तो सिर्फ एक बेटा पैदा किया था, मंत्री पैदा नहीं किया था। इमाद साहब ने एमएलए पैदा नहीं किया था। इमाद साहब ने सिर्फ एक बेटा पैदा किया था। आज मरहूम इमाद साहब नहीं है, मैं उनकी जन्नत में उनको जगह मिले इसके लिए दुआ करता हूं। अल्लाह ताला इमाद साहब को जन्नत में जगह दे। सबको बोलिए आमीन। उनको जन्नत में जगह मिले इसकी दुआ भी करते हैं। लेकिन हम ये भी याद कराना चाहते हैं कि इमाद साहब इस इलाके के कोई जमींदार नहीं थे। इमाद साहब एक मिट्टी के घर में रहते थे और इमाद साहब जब 78 में पंचायत राज शुरू हुआ, उसके बाद वो पंचायत चुनाव में आए। बड़े बुजुर्ग जो यहाँ पर हैं आप लोग जानते होंगे। पंचायत में आने के बाद कुछ साल पंचायत के मेंबर प्रधान बने, उसके बाद जाकर कई सालों के बाद एक छोटा सा पक्का का मकान बनाए थे और उसी मकान में पूरी जिंदगी गुजारे। उसी मकान में रब्बानी साहब, मौनी साहब हाफ पैंट पहन के घूमते घूमते लंबा चौड़ा हो गए। और आज उन्हीं का साहबजादा गुलाम रब्बानी साहब और मौनी साहब कौन सा नौकरी करते हैं भाई? क्या करते हैं? मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सरकारी नौकरी करता है। क्या करता है? कोई नौकरी नहीं है मौनी साहब का, ना मौनी साहब का कोई बिजनेस है। क्या करता है? कोई बिजनेस करता है? नहीं करता है। जिस आदमी का ना कोई कारोबार है, ना कोई रोजगार है, ना कोई नौकरी है, वो आदमी आज करोड़पति हो गया। 7 करोड़ का घर किशनगंज में लेके रखा है। कहां से आया? रब्बानी साहब हाई स्कूल का मास्टर है, 42,000 रुपया तनख्वाह है। और उनकी अहलिया हमारी भाभी वो प्राइमरी स्कूल की टीचर हैं, जो कलकत्ता में रहती हैं और स्कूल नहीं आती हैं लेकिन तनख्वाह पाती हैं। इसमें तालीम और बजाइए। वो जो वहां कलकत्ता में रह के तनख्वाह पाती है, उसका बच्चा कलकत्ता में पढ़ता है और आपका बच्चा अंगूठा छाप बनता है और आप लोग ताली बजाते हैं। यही तो अफसोस का बात है। तो उनका तनख्वाह 40,000, दोनों मियाँ बीवी का मिला के 82,000, 1 लाख रुपया तनख्वाह मान लेते हैं। 1 लाख रुपया कमाने वाला आदमी 3 बच्चा को कलकत्ता में पढ़ाता है, खाना पीना खाता है, मुर्गा मछली बिरयानी तो डेली खाता होगा। तभी ना रब्बानी साहब फिर हट्टा फुट्टा छना में बिरयानी नहीं खाले फिर तो मोटा ताजा रहता है, मोर मंदी सूखना रोटी खाले नहीं होता। तो अब रब्बानी साहब 7.5 करोड़ का बंगला बनाया है इस्लामपुर में। कभी गए देखे? जाके देखिएगा एक बार ग्वालपोखर का आदमी सब घूम के। कि मिट्टी के घर में पैदा हुआ इमाद साहब का बेटा, कोई रोजगार नहीं, कोई आमदनी नहीं, एक हाई स्कूल का मास्टर 7.5 करोड़ का बंगला बनाता है। करोड़ों रुपया का जमीन खरीद के रखा है इस्लामपुर में, बलंचा में, गैसल मौजा में, किशनगंज में। कहां से आया ये? अब ये पैसा आप ही का है। गरीब को खून चूसा है, गरीब को चूसा है। और अब
सीबीआई ईडी अब धीरे धीरे उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में घुस रहा है। तो आप धीरे धीरे घुस रहा है तो ये लोग का हालत पतला हो रहा है। तो इसलिए अब जो होगा वो होगा। लेकिन ये बात हम इसलिए आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पंचायत से लेके मुख्यमंत्री तक इस पार्टी में सब कोई चोर है। और आप लोगों को खैरात बांटा जाता है, लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री, कन्याश्री, सबूत साथी। तो आप लोग सोचते हैं कि ये सरकार बहुत ला पीछे है। इधर सरकार कन्याश्री दिले, रूपोश्री दिले, लक्ष्मी भंडार दिले, बहुत कुछ होती है। लेकिन सच में ये आपको कुछ नहीं दे रहा है सिवाय बर्बादी के। एक कहानी सुनाते हैं, अपनी तकरीर खत्म करेंगे, फिर हम निकल जाएंगे। चकलिया में एक बहुत मशहूर चोर है, कलवा चोर। कलवा चोर बहुत मशहूर चोर है। उसका फितरत है चोरी करना। चकलिया बस स्टैंड में एक बस आके रुकी, बस से पैसेंजर उतरे। उस पैसेंजर के उतरते ही वो कलवा चोर वहां गया और एक पैसेंजर का जेब में जितना रुपया था 5,000 रुपया पूरा निकाल लिया। वो 5,000 रुपया निकाल लिया। अब ये 5,000 रुपया लेके वो बगल वाला चाय का दुकान में जाके बैठ के चाय और बिस्किट खा रहा है। और जिसका पैसा चोरी हुआ वो रो रहा है कि मोर टका हराई गेल, मोर पॉकेट और जतला टका छिल सबला निकला ले ले, मोर बेटार दवा लो आवे, घरेर सामान लो आवे, अब मैं की करूं, घर कमने जाम। जब रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा तो लोग जमा हो गए। सब कोई उसकी बात सुन रहा था। और ये कलवा चोर भी चाय का दुकान में बैठ के वो देख रहा है कि ये आदमी रो रहा है। थोड़ी देर के बाद ये कलवा चोर उठ के गया उस आदमी के पास जिसका जेब से पैसा निकाला था। जाके उसको बोलता है, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो बेचारा वो रोते हुए बोला कि मेरा सारा पैसा चोरी हो गया, मेरा पैसा निकाल लिया, हमारा जेब में जो भी था, अब हमको बेटा का दवा लेना है, घर का सामान लेना है, घर वापस जाना है, हम कैसे जाएंगे? ये बात ये बोला तो ये कलवा चोर बोलता है, मत रो, हम है ना। बोलता ये लो 500 रुपया। उसको देता है 500 रुपया, ये लो 500 रुपया। और वो आदमी सोचता है कलवा लोकटा बड़ा बढ़िया के आतला लोग कान कोई कुछ नहीं सुन करिल, इटा लोग मग 500 टाकार मदद तो करिल और अल्लाह तो खुश रखबे बाबू। बोले वहां चले गए। तो ये कलवा चोर कोई और नहीं है, ये कलवा चोर आपका ममता बनर्जी है, जो आपको 500 रुपया